हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द काइट मेकर, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वीरान पड़ी मस्जिद के दरारों में होकर एक पुराना बरगद का पेड़ उगाया था, और उस गली में जो गली रामनाथ कही जाती थी, सिर्फ वो एक ही पेड़ था और छोटे अली की पतंग उसके डालियों में उलझ गई थी। वो लड़का नंगे पैर और सिर्फ एक फटी कमीज़ पहने तंग गली में लगे हुए गोल और चिकने पत्थर पर दौड़कर पहुंचा, जहां उसके दादा अपने मकान पिछले आंगन के धूप में सपने देखते हुए ऊँघते हुए बैठे थे। दादाजी, लड़का चिल्लाया, पतंग चली गई। बूढ़ा अपने सपने से चौंककर जाग पड़ा और मेहंदी की पत्तियों से रंगी ना होती तो सफ़ेद हो चुकी होती। दाढ़ी को दिखाते हुए सर उठाया। क्या डोर टूट गई? उसने पूछा। मुझे मालूम है कि आजकल पतंग की डोर वैसी नहीं होती जैसे हुआ करती थी। नहीं दादाजी, पतंग बरगद के पेड़ में अटक गई है। बूढ़ा धीरे से हंसा। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी सीखना है पतंग ठीक तरह से कैसे उड़ाई जाती है, और मैं इतना ज़्यादा बूढ़ा हूँ कि मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। यही अफसोस है, मगर तुम्हें दूसरी पतंग मिलेगी। वो बांस, कागज़ और पतले रेशम से अभी एक पतंग बना चुका था, और भी पतंग धूप में पड़ी सूख रही थी। वो छोटी हरी पूँछ वाली एक पीली गुलाबी पतंग थी। बूढ़ों ने वो अली को दे दी, और वो लड़का अपने पैरों की उंगलियों के बल उचका तथा अपने दादा के पोपले गालों को चूम लिया। मैं इसे नहीं खाऊंगा, उसने कहा। ये पतंग चिड़िया की तरह उड़ेगी। और वो अपनी एड़ियों पर घुमा और उछलता हुआ आंगन में बाहर चला गया। बूढ़ा धूप में बैठा सपना देखता रहा। उसकी पतंग की दुकान बंद हो गई थी, क्योंकि वो अहाता कई साल पहले एक कबाड़ी को बेच दिया गया था। मगर वो अपने मनोरंजन के लिए और अपने पोते अली के खिलौने के तौर पर अब भी पतंग बनाता था। उन दिनों ज़्यादा लोग पतंग नहीं खरीदते थे। युवा लोग उन्हें तुच्छ समझते थे, और बच्चे अपना धन सिनेमा पर खर्च करना ज़्यादा पसंद करते थे। इसके अलावा पतंग उड़ाने के लिए खुले स्थान कम बचे थे। नगर उस हरे मैदान को निगल चुका था जो पुराने किले की दीवारों से नदी के किनारे तक फैला हुआ था। मगर बूढ़े को वो समय याद था जब युवा लोग मैदान से पतंग उड़ाया करते थे और पतंगों की बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। पतंगे आसमान में अचानक मुड़कर झपट्टा मारते हुए एक दूसरे से तब तक उलझती रहती हैं जब तक किसी एक पतंग की डोर कटती। तब कटी हुई यानी आज़ाद पतंग असीमित आसमान में तैरती चली जाती। पतंग के पेंचों पर बड़ी बड़ी बाजी लगाई जाती और धन अनेक बार एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाता था। पतंग उड़ाना उन दिनों नवाबों का खेल था। बूढ़े व्यक्ति को याद है कि किस तरह नवाब खुद इस शानदार खेल में शामिल होने के लिए अपने नौकरों के साथ नदी किनारे तक आया करते थे। उन दिनों पतंग रूपी एक चमकदार नाचते हुए कागज़ के टुकड़ों के साथ अवकाश का 1 घंटा बिताने के लिए लोगों के पास समय होता था। अब हर एक इंसान उम्मीद के जोश में उतावला होकर जल्दी करता है, और पतंगों तथा सपनों के सामान, कोमल वस्तुएं पैरों के नीचे कुचल दी जाती है। पतंग बनाने वाला महमूद अपनी जवानी के दिनों में पूरे नगर में मशहूर था। उसकी अच्छी कारीगरी के पतंगों में से कुछ पतंगें तो 3 या 4 रुपए तक में बिकती थी। नवाब के कहने पर एक बार उसने एक ख़ास किस्म की पतंग बनाई थी, जो उन सभी पतंगों से अलग थी जो उस इलाके में दिखलाई देती थी। उसमें एक पतले बांस के ढांचे पर लटकते हुए छोटे बहुत हल्के कागज़ के गोल टुकड़ी की एक श्रृंखला थी। उसने हर एक डिस्क की आखिरी छोर पर संतुलन के लिए घास की एक गुच्छी बांध दी थी। सबसे आगे वाली डिस्क की सतह थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई थी, और उस पर रंग से एक अजीब चेहरा बना हुआ था, जिसमें छोटे शिशु की बनी 2 आंखें लगी हुई थी। सिर से पूंछ तक आकार में छोटे होते गए गोले पतंग को रेंगते हुए सांप की शक्ति देते थे। इस भारी विधा को पृथ्वी से ऊपर उठाने और साधने के लिए बड़े कौशल की ज़रूरत थी, और सिर्फ महमूद ही इसे संभाल सकता था। हर व्यक्ति ने यकीनन ही महमूद द्वारा बनाई गई सपरकार पतंग के बारे में सुना था,
और चारों तरफ से ये बात फैली, उसमें अजीब शक्ति है। नवाब की मौजूदगी में इस पतंग को सबसे पहले सबके सामने उड़ता हुआ देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ मैदान में इकट्ठा हो गई। पहली कोशिश में ये पतंग ज़मीन से बिल्कुल नहीं हिली। तश्तरी रूपी पतंग में अजीब सी आवाज़ निकाली और पतंग में लगे छोटे शीशे से सूरज प्रतिबिंबित हुआ, जिसमें पतंग एक शिकायती जीव के रूप में दिखाई दी। तब दाईं ओर से तेज़ हवा चली और उस सांप की तरह पतंग ने चक्कर काटकर ऊपर और ऊपर रास्ता तय करते हुए आकाश में उड़ान भरी। सूरज अब पतंग के शीशों में चमक रहा था। जब वो बहुत ऊपर चली गई तो डोरी को ज़ोर से खींचा गया और महमूद के छोटे बेटे को रील की चौकरी पकड़कर उसकी मदद करनी पड़ी। मगर फिर भी पतंग खींचती रही, मानो आकाश में आज़ाद होकर उड़ने का उसने इरादा कर लिया हो। और तब ये घटना घटी, पतंग की डोर टूट गई। पतंग तेज़ी से सूरज की ओर उछल गई और उस समय तक आसमान में तैरती रही जब तक नज़रों से गायब न हो गई। वो फिर कभी नहीं दिखाई पड़ी और महमूद बाद में हैरत से सोच, क्या उसने उस विशाल पतंग को बहुत ज़्यादा चमकदार, बहुत ज़्यादा जीवित बना दिया था। महमूद ने उस जैसी दूसरी पतंग फिर नहीं बनाई, मगर इसके बजाय नवाब को एक सुरीली पतंग भेंट की। ये पतंग वीड़ा के समान आवाज़ करती थी। हाँ, वे अधिक फुर्सत के दिन थे, पर कुछ साल पहले नवाब की मृत्यु हो गई थी। उसके वारिस खुद इतने गरीब थे जितना महमूद। कवियों के समान पतंग बनाने वाले के भी दान करने वाले होते हैं। महमूद का अब कोई भी शुभचिंतक नहीं था। कोई भी उसका नाम और पेशा सिर्फ उस वजह से नहीं पूछता था क्योंकि गली में बहुत लोग थे और कोई भी व्यक्ति पड़ोसियों के बारे में चिंता नहीं करता था। जब महमूद युवा था और बीमार पड़ जाता था तो पड़ोस का हर व्यक्ति उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने आता था। अब जब उसके दिन समाप्त होने को है, कोई उसके पास नहीं आता है। उसके पुराने दोस्तों में से ज़्यादातर मर चुके हैं। उसके लड़के बड़े हो गए हैं। एक लड़का पास के गैराज में काम कर रहा है, दूसरा पाकिस्तान में रह गया है जहां वे देश के बंटवारे के समय था। जो बच्चे 10 साल पहले उससे पतंग खरीदा करते थे अब युवा हो गए हैं और रोज़ी रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनके पास उस बूढ़े और उसकी याद में ताज़ा हुई पुरानी बातों के लिए समय नहीं है। जल्दी जल्दी बदलने वाली प्रतियोगी संसार में बड़े होने पर वे लोग बूढ़े पतंग बनाने वाले के प्रति उतने ही उदासी हैं जितने बरगद के पेड़ के प्रति। वे दोनों उन्हें स्थायी वस्तुओं के समान मान लिए गए थे जिनसे उनके चारों ओर के जनसमूह का कोई संबंध नहीं था। अब लोग अपनी परेशानियों तथा योजनाओं पर विचार करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा नहीं होते थे। सिर्फ गर्मियों में कोई व्यक्ति तेज़ धूप से बचने के लिए उसके नीचे आराम पा लेता था, लेकिन निश्चित ही रूप से एक बालक उसके पोते के रूप में वहाँ था। ये अच्छी बात थी कि उसका बेटा पास में ही काम करता था। वो और बहुत महमूद के घर में रहते थे। लड़के को जाड़े की धूप में खेलते हुए देखकर उसका मन खुश होता था। ये बालक महमूद के लिए एक अच्छी तरह से पाले गए। उस बढ़ती हुई छोटी पौधे के समान था जिसमें रोज़ नई कोपलें निकल रही हो। पेड़ों और इंसानों बहुत कुछ समानता है। अगर उनको चोट ना पहुंचाई जाए या भूखा ना रखा जाए या काट ना डाला जाए तो वो एक ही गति से बढ़ते हैं। अपने यौवन काल में बड़े चमकदार होते हैं और आयु के ढलान के सालों में थोड़ा वे याद करते हैं कि वे अपने शस्त्र टूटने वाले कमज़ोर अंगों को धूप में फैलाते हैं और आहें भरकर अपनी आखिरी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं। महमूद बरगद के पेड़ के समान था। उसके हाथ उस बहुत पुराने पेड़ के जड़ों के समान गांठदार वो मुड़े तोड़े थे। अली आंगन के कोने में छुई मुई की नई कोपले के समान था। 2 सालों में अली और वो पेड़ दोनों उस शक्ति तथा आत्मविश्वास को हासिल कर लेंगे जो युवा की खासियतें हैं। गली में आवाज़ें धीमी पड़ गई और महमूद को हैरत हो रही थी कि क्या वे सो जाएंगे और सुंदर तथा शक्तिशाली पतंगों के सपने देखने लगेंगे जैसे खुद देखता है जो पतंग हिंदुओं के विशाल सफ़ेद पक्षी गुरूल से मिलती है। वो नन्हे मुन्ने अली के लिए अद्भुत नई पतंग बनाना चाहता था। उसके पास उस लड़के के लिए छोड़ जाने को और कुछ नहीं था। उसने दूर से अली की आवाज़ सुनी मगर ये नहीं समझ सका कि लड़का उसे पुकार रहा है। आवाज़ बहुत दूर से आती हुई लग रही थी।
अली आंगन के दरवाजे पर ये पूछ रहा था कि क्या उसकी माँ अब तक बाज़ार से लौटकर आई या नहीं। जब महमूद ने जवाब नहीं दिया तो लड़का अपने सवाल को दोहराता हुआ आगे आया। सूरज की रोशनी बूढ़े के सिर पर एक और दूसरी ओर तक तिरछी पड़ रही थी और उसकी लहराती हुई दाढ़ी पर एक छोटी सी सफ़ेद तितली बैठी हुई थी। महमूद चुप था और जब अली ने अपना छोटा भूरा हाथ बूढ़े के कंधे पर रखा तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। लड़के ने अपनी जेब में रखे कंचे की रगड़ के समान हल्की सी आवाज़ सुनी। अचानक डरकर अली मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा और फिर गली में अपनी माँ को पुकारता हुआ दौड़ा चला गया। और अचानक ही बरगद के पेड़ पर अटकी हुई पतंग को हवा के तेज़ झोंके ने ऊपर उछाल दिया और काम में मशगूल भागम भाग करते हुए शहरी जीवन में बहुत दूर नील गगन में ले उड़ा।